ओके सो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो पिछले क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ये एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया था, अगर मैं ये नोट्स दिखाऊं आपको। और इसमें हमने दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वापस कवर करे थे। एक तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन था, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था अलोंग विद आर डाइपोल मोमेंट्स, और फिर हमने देखा नंबर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि वो जनरली एटॉमिक नंबर लेस देन 20 पे अप्लाई होता है, और कि एटॉमिक नंबर अगर हमारा 7 से कम है तो क्या पर्टिकुलर केस लगता है, और अगर हमारा 7 से ज्यादा है तो क्या पर्टिकुलर केस लगता है। और इन्हीं सब बातें कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर करके हमने जो है आपका सिंगल आंसर टाइप यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1 के हमने पूरे खत्म कर दिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 के, यानी कि अब यहां से आपका स्टार्ट होता है वन और मोर टाइप आंसर्स करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर पे। तो 23rd क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक तरीका ये है जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, शॉर्टकट तरीका, और वो है कि हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम कर लेंगे कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर हम ले सी एन माइनस, तो सी एन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, राइट। अगर ये, तो हम ऐसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे, और जिन जिन का सेम आता है उनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टेक्निकली, राइट। तो इसीलिए उनके बॉन्ड ऑर्डर्स भी सेम होंगे। तो जैसे मैंने आपको सी एन का निकाल के दिखा दिया, फिर मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं एनओ दिखा देता हूँ। ठीक है, एनओ मैंने आपको ये दिखा दिया, और एन में कितना होता है? एन में होते हैं 7, राइट, 7 होते हैं। और ओ में होते हैं आपके 8, और एक प्लस चार्ज है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो एक प्लस चार्ज है तो ये होगा 7 + 8 - 1। 7 + 8 - 1 होता है आपका 14 फिर से। तो अभी हम देख सकते हैं, एक तो हमारा सी एन माइनस और एनओ प्लस दोनों का 14 आया था हमारा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम O2 माइनस का कैलकुलेट करें, अब O2 में कितना होता है? 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 16 में क्योंकि -1 चार्ज है, हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 16 + 1 वो हो जाएगा 17। सिमिलरली O2 माइनस में क्या होगा? 16 + 2 उसका आ जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन में हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि हमारा सी एन माइनस और एनओ माइनस दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और क्योंकि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। तो आपके 23rd का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं वापस हमारे लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, अब अगर आप इनका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन का भी हमने देख रखा था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तो BeCl2, ये अब एक जनरल फॉर्म ही हो जाता है, सब जानते हैं कि जो BeCl2 होता है ये हमारा लीनियर होता है हमेशा। BeCl2 लीनियर होता है। उसके बाद NCO+ नॉन लीनियर है, ये एक डिफरेंस याद रखना। NCO+ नॉन लीनियर कंपाउंड बन जाता है, वेराज आपका ये नॉन लीनियर है। ठीक है, वेराज अगर हम देखें हमारा खाली NCO, तो NCO लीनियर है। ये याद रखना, ये बेसिकली चार्ज की वजह से थोड़ा यहाँ पर खेल हो जाता है और इसीलिए ये नॉन लीनियर बन जाते हैं। NCO लीनियर, लेकिन NCO+ नॉन लीनियर है। अब आते हैं हम NO2 पे। तो NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? NO, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है NO2 का, राइट। NO2 का जो ये स्ट्रक्चर है, ये हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये नॉन लीनियर नहीं होगा, ये एंगुलर होगा। लोन पेयर भी तो बचा है यहाँ पर, राइट।
लोन पेयर है। और इसका अगर आपको जानना है तो इसका एक्चुअली होता है बॉन्ड 120 डिग्रीज वाला, तो ये हो जाता है प्लेनर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं CS2। CS2 CO2 की तरह ही है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप में आते हैं, है ना। तो क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप में आते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज है, तो CO2 और CS2 का सेम है, तो वो भी लीनियर प्रॉपर्टीज करेगा। तो दो कंपाउंड यानी कि आपका BeCl2 और आपका CS2, इस केस में ये दोनों ही जो कंपाउंड हैं ये आपके लीनियर स्ट्रक्चर होंगे। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक ये मतलब है कि जिन कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन काउंट सेम हो उनको हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो CO का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है? कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। और ऑक्सीजन की तरफ से 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्ब CO में 14 है। अब आपको देखना है NO+, N2, SnCl2 और NO2 माइनस में किन किन के पास 14 होता है। तो अगर मैं NO+ देखूं तो N के पास होता है 7, O के पास होता है 8, और क्योंकि प्लस चार्ज है हम यहाँ पर -1 कर देंगे इन दोनों को ऐड करके, राइट। तो क्योंकि हम -1 कर देंगे इन दोनों को ऐड करके इधर, तो ये आ जाएगा 14। तो क्लियरली NO+ का तो सेम है CO के साथ। अभी हम अगर देखें हमारा N2 जो है, तो हमारा N2 में क्या है? 7+7, 7+7 हो जाएगा। 7+7 कितना होता है? 14 होता है। तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 7+7, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो इसीलिए ये भी 14 होता है। SnCl2 में नहीं होगा ये, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 होता है, Cl2 है, मतलब ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 7+7 14, मतलब 14 से बड़ा होगा। और NO2 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि O2 है तो वो अपने आप वहीं पर वो 16 इलेक्ट्रॉन बन रहा है खुद O2 की वजह से। तो कॉमन सेंस लगा दिया हमने आखिरी दो में, और CO हमारा NO+ और NO के साथ, N2 के साथ हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी और हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम सेज शेप। तो शेप की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम शेप, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का शेप देखूं मैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप होता है ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CCl4 का होता है ये, O3 का होता है O, ओजोन, ऐसा कुछ होता है। और सिमिलरली अगर हम NO2- का निकालें तो वो भी बेंट शेप का होता है, राइट, ऐसा NO2-। तो यहाँ मेरा स्टाइलस काम करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, ये इसलिए मैं, ओके। NO। अब ये देख सकते हो आप, ओजोन और NO2 का सेम शेप होता है। ये हमारा लीनियर है, ये हमारा टेट्राहेड्रल है, और ये दोनों हमारे बेंट हैं, ठीक है। तो ये बेंट है और इन दोनों का सेम होता है, किसका? O3 और NO2- का। तो अगर हम देखें हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो है, हमारा O3 और NO2- जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी और हमारा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट CO3-। ठीक है, CO3-, का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो होता है ये, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और जो आपका दो माइनस चार्ज है वो एक इस ऑक्सीजन एटम पे है और एक इस ऑक्सीजन एटम पे है। ये हमारा CO3- का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन आता है, इज दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड? इज दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड? नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसमें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3,
तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 है, 3 में हमने देखा था वो sp2 होते हैं। ओके, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज CO सिंगल बॉन्ड एंड 2 CO डबल बॉन्ड। अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या होगा? रेजोनेंस अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पूरे कंपाउंड के अराउंड शेयर होते हैं, राइट? तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ फिर बन जाएगा ये वाला कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड हो, फिर ये हमारा O-, और ये हमारा O-। एक और तरीका क्या है, ये हम वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, राइट? तो ये तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO-, O- और डबल बॉन्ड O। तो आपने ये देखो, हम इसको कंफ्यूजन ना हो तो हम ये ऑक्सीजन को भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि हमने तीनों ऑक्सीजन की रेजोनेंस वो निकाली, और हर उसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड आए हुए हैं। तो हमेशा की ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला भी ये गलत है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन यूनिट इसके। ओके, तो अब आप एवरेज चार्ज कैसे निकालोगे? आप हर एक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे, ठीक है? अब हर एक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद, क्योंकि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं टोटल? 3, राइट? तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, ठीक है? अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज को आप कैसे कर सकते हो, ऊपर आए वापस, ठीक है? ये था हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वापस ही बना देता हूं मैं। इसका स्ट्रक्चर था डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, 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 ठीक है? तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। फॉर्मल चार्ज मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फॉर्मूला है ये हमें हमारा फॉर्मल चार्ज देता है, ठीक है? तो फॉर्मल चार्ज इसका 0 आएगा, ओके, और इन दोनों का -1 आएगा, ठीक है? ये दोनों जो हमारे ऑक्सीजन एटम्स हैं इन दोनों में -1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका खाली वो ले लेना है, स्ट्रक्चर ले लेना है, मतलब सम ले लेना है। तो 0 -1 होगा, 0 -1 होगा, और 0 -1 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा -2/3। अब क्योंकि ये -2/3, इसका तो मॉड ले लेना, ठीक है? अब इसका मॉड आएगा 0.6666, ऐसे 6 रेकरिंग में चला जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका अप्रोक्सीमेशन होगा 0.67। मतलब है कि ये हमारा जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर 4 अगर देखें, ऑल CO बॉन्ड्स आर इक्वल, ये ट्रू है रेजोनेंस की वजह से। क्योंकि रेजोनेंस प्रेजेंट है तो हमारा एंड का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर ये है C डबल बॉन्ड O, O, है ना? क्योंकि रेजोनेंस तीनों एटम्स के बीच में करेक्टली सूट होता है तो वो कुछ ऐसा बनेगा उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके? तो देख सकते हो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से तीनों का लेंथ जो है सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं हम 28th क्वेश्चन पे। डायामैग्नेटिक स्पीशीज आर दोज। अच्छा, मैं ये एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑड आ रहे हैं, जनरली अगर हम बोलते हैं तो कभी कभी जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ जाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है? और जब वो इवन रहते हैं तो पैरामैग्नेटिक होने के उसके कम चांसेस हैं, ठीक है? ये रहता है, सीन यही है, ठीक है?
अब अगर मैं आपको दिखाऊं N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? N2 में तो वो 7+7 है। तो N2 में वो क्या है, वो 7+7 ही आ रहा है, यानी कि 14 है। तो N2 में 14 आ रहे हैं, राइट। अब N2 माइनस ले लेंगे तो 14 के दो कम हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब देखो, मैंने बोल रहा था ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आपका MOT लगेगा ना, जब हम बोल रहे हैं MOT जब मैं लगाऊंगा इसमें, तो जब आप N2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो, अगर आपको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने हैं तो बेस्ट अप्रोच है आप उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओ। शॉर्टकट एक कभी कभी काम करने वाला मेथड है कि अगर वो ऑड होता है तो वो जनरली पैरामेटिक होता है, अगर वो इवन होता है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन हर केस में पॉसिबल नहीं है। सेफ अप्रोच तो ये है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लगाने में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपको वापस याद करने हैं वो सारे सीक्वेंस जो थे। वो सीक्वेंसेस अगर आपने एक बार याद कर लिए, मतलब ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि वो आप याद करो, जो सीक्वेंसेस बने थे मेरे, मतलब N2 के, N2 माइनस, N2 प्लस, है ना, N2 माइनस N2 ऐसे बनते रहेंगे वेरी वो। तो फिर आपको बेसिकली क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लगाओ और फिर ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में अगर आपको बता दूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, यानी कि ये वाले आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है, ये हमारे डायमैग्नेटिक स्पीसीज होंगे। और ये अगर हम देखें ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन जो ये है 2 है, ये हमारे पैरामैग्नेटिक निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पाई ऑर्बिटल्स की वजह से इसमें एक एक लोन इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल्स में बचे रहेंगे, हमारे पाई स्टार PX PY और पाई PX PY ऑर्बिटल्स में। अब आ जाता है सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर वाला तो हमने एक ऐसे करा था, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप वो का तरीका भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो हमने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो हर चीज के स्ट्रक्चर। ये अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का पार्ट आ जाता है, जो कि हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस करा था कि कब लगेगा, क्या स्पेशल केस लगते हैं, तो तब वो आप कर लेना। सेम बॉन्ड ऑर्डर का खेल पूरा है, और इसके में आंसर में हमारा C और D होगा, यानी कि हमारा जो F+ है और O2 माइनस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? NaCl is an ionic compound, so it should be a good conductor of electricity in solid state. ये करेक्ट है, क्योंकि NaCl आयोनिक है, मतलब उसमें प्रेजेंट है हमारे आयोन्स, ठीक है। और आयोन्स जितने ज्यादा प्रेजेंट है उतनी ज्यादा तुम करंट पास कर सकते हो, मतलब कंडक्ट कर सकते हो, तो वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सबसे पहले तो जब अगर हम ऊपर जाएं और हम अपना CO3 का एग्जांपल देखें, तो ये एक अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये एक अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये एक अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। आप सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को एक साथ कंबाइन करोगे तो आपको आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है, ये वाला, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ देखो, पहले वो 1O के साथ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर इस वाले के साथ है, ठीक है। फिर भी वो इस वाले के साथ ही है, तो अब इस वाले के साथ, मतलब तो आप देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं, तो मतलब ऑप्शन 2 भी आपका करेक्ट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्योर ऑर्बिटल्स, ये क्या सही बात है? नहीं, ये गलत बात है। और वेस्पर थियरी कैन एक्सप्लेन द प्लेन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XeF4, ये भी गलत बात है। नहीं तो आपका आगे जो VBT था, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और आपका जो MOT था, ये सब क्यों आते फिर, है ना? क्योंकि वेस्पर थियरी में थोड़े फ्लॉज थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जनरलाइज फॉर्म था। तो वेस्पर थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XeF4। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप्स में, जो कि हमारा
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं, एक्सप्लेन द नॉन लीनियर शेप ऑफ HS2 एंड द नॉन प्लेनर शेप ऑफ PCl3 यूजिंग योर वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं HS2 का स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो, सेम वाटर के स्ट्रक्चर की तरह इसका भी स्ट्रक्चर होगा। ओके, कोई रेस कर देते गलत नहीं। ठीक है, HSH। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर है। सिमिलरली अब मैं दूसरे से PCl3 के स्ट्रक्चर बना देता हूं, तो Cl और Cl। ठीक है, तो ये हमारा PCl3 का स्ट्रक्चर है। अब SH2 में आप देख सकते हो कि इसमें दो बॉन्डेड एटम्स हैं और इसमें दो लोन पेयर हैं, यानी कि टोटल क्या है इसमें चार वाले। ये हमारा वो केस है स्टेरिक नंबर 4 का, जहां हमारे पास दो बॉन्ड एटम्स हैं और दो लोन पेयर वाले एटम्स हैं। राइट, तो अब देखो, दो लोन पेयर्स हैं और वो आसपास में, तो वहां क्या होगा, लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन ये जा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके शेप की वजह से, वी शेप की वजह से हो रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर वो दो लोन पेयर पास में होंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा और मॉलिक्यूलर अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा मॉलिक्यूल। राइट, तो ये अनस्टेबिलिटी, ये जो डिस्टॉर्शन वर्ड जो हम यूज करते हैं इसके लिए, ये डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए ये मॉलिक्यूल ने वी शेप लिया है एंड नॉट लीनियर शेप। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं, हमारे जो ये हैं, राइट, ये हमारे फोर फोर स्टेरिक नंबर 4 के सीरीज में आते हैं। स्टेरिक नंबर 4 के जनरल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। तो अब टेट्राहेड्रल तो ऐसा कुछ होगा, राइट, S और फिर लोन पेयर और फिर H। तो यहां पर डिस्टॉर्शन पैदा होगा, ये देखो यहां पर, ये ही डिस्टॉर्शन अनस्टेबिलिटी लाएगा। अब क्योंकि डिस्टॉर्शन अनस्टेबिलिटी ला रहा है, कंपाउंड को स्टेबल रहना, तो वो क्या करेगा, वो एक नया स्ट्रक्चर ढूंढेगा अपने आप स्टेबल बनने के लिए। तो वो नया स्ट्रक्चर जो है वो बेंट फॉर्म में आता है। सिमिलर लॉजिक हम बना देते हैं PCl3 का, क्योंकि PCl3 में लोन पेयर है ऊपर P के, है ना, कायदे से इसको भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जाना चाहिए क्योंकि इसमें भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है, और डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के यही बेस्ट फॉर्म है कि ये जो हमारा PCl3 है वो एक नॉन प्लेनर शेप ले, ताकि वो रिपल्शन कम फेस करे, डिस्टॉर्शन कम हो। ठीक है, तो ये रीजन है आपके 31st क्वेश्चन का। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 32nd क्वेश्चन का। तो 32nd क्वेश्चन में जो है आपको लिखना है O2 प्लस और O2 माइनस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, जो वो थियरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से स्ट्रक्चर आए थे। अब 1s और 1s और सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s तो मैं के फॉर्म में लिखता था, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे के फॉर्म में, और फिर ये बन जाएगा हमारा सिग्मा 2s। मेरा स्टाइलस आज काम नहीं कर रहा, तो ठीक है, हम लिख देंगे इसको सिग्मा 2s। सिमिलरली हम आगे लिख देंगे सिग्मा स्टार 2s, मैं स्टार डाल देता हूं खाली। फिर हमारा, अब देखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो अब हमारा सिग्मा 2p आ जाएगा, तो सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz आएगा। फिर हमारे पाई ऑर्बिटल आ जाएंगे, और सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारा O2 माइनस में आएगा। O2 प्लस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 माइनस में जो है
तब टोटल आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूंगा O2 प्लस का, तो O2 प्लस में क्या होता है, 10 बॉन्डिंग में आप गिन लेना, जो स्टार वाले होते हैं वो होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग। मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। -5 एंटी बॉन्डिंग 2 से डिवाइड करना, तो ये आएगा करीब 2.5 के करीब। सिमिलरली अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं O2 माइनस का, तो ये 10 - 7 ÷ 2 होता है, दैट इज 1.5। तो अब ये पार्ट आप याद रखो कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इस हिसाब से आपका जो ये O2 प्लस है, O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है एक्सप्लेन द शेप ऑफ BrF5। ओके, तो BrF5 के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमारे पास दो एटम्स हैं, राइट, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ब्रोमीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3d10 4s2 और 4p5, राइट, 4p5 है, राइट। अब अगर मैं इसका आपको वो बनाऊं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ब्रोमीन को पेंटावेलेंट होना चाहिए। ब्रोमीन को क्या होना चाहिए, पेंटावेलेंट होना चाहिए। पेंटावेलेंट कैसे होगा, 4d पेंटावेलेंट हो जाएगा। देखो यहां से अगर वो 3 इधर भेज दे तो हो जाएगा, राइट। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा p ऑर्बिटल मान लो, और यहां मैं नीचे d ऑर्बिटल बना रहा हूं, ठीक है, ये d ऑर्बिटल है। तो अब मेरे s में तो 2 है, राइट, s में 2 है, और p में 3 आ जाएंगे। 3 क्यों आए, क्योंकि ये फिर हाफ फिल्ड बन जाएगा और ये स्टेबल रहेगा। और डी में 2 आ गए, तो पेंटावेलेंस आपका अचीव हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से जाएंगे, ये एस का 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पी के 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये डी के 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 5 स्लॉट होते हैं ना डी ऑर्बिटल में हमारे। ओके, सो ये होगा आपका हो जाएगा, और ये बनेगा S2p3d2। टेक्निकली क्या हो रहा है कि हम ये ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हो जा सॉरी, एस ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल, ओके, पी का 3 ऑर्बिटल, डी के 2 ऑर्बिटल। तो उस केस में हम एस का एक ऑर्बिटल sp3d2 दे रहा है। अब इसमें क्या है, sp3d2, और फिर ये स्ट्रक्चर हमारा लोन पेयर भी रखेगा एक, राइट, क्योंकि सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे साथ में, सिग्मा बॉन्ड्स के साथ हमारे थोड़े लोन पेयर भी बचे रहेंगे। तो फाइनली इसका शेप होगा ब्रोमीन, 5 7 7 होते वेलेंस में, 5 लग रहे हैं, एक लोन पेयर बचेगा, ये मान लो उसका वो है 2 3 4, और ये 5 फ्लोरीन का बनेगा, ठीक है। ओके, तो BrF5 का ये स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि है हमारा स्क्वायर पिरामिडल शेप। मैं आपको फिर से ये एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सीन बेसिकली ये है, हमें जानना है कि BrF5 का शेप एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। Br को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5 एंड 4d, ओके।
अब हम देख सकते हैं कि हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं हमारे ब्रोमीन के साथ। अब क्योंकि हमारे ब्रोमीन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं, तो हमें 5 के लिए जगह बनानी पड़ेगी, राइट। हमें 5 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 ऑर्बिटल्स बनाने के लिए ये जो 5 है, ये जो 5 है इसको 3 करेंगे और यहाँ 2 भेज देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये 3 बनेगा तो ये वाला जो ऑर्बिटल है हमारा, ये हमारा हाफ फिल्ड हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। सिमिलरली 2 d ऑर्बिटल में होगा, तो फिर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 2 d ऑर्बिटल होंगे जो एक साथ आ रहे हैं और हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो वो क्या फॉर्म करेगा, हमारा sp3d2। कीप इन माइंड ब्रोमीन का लोन पेयर भी एक बचा रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 5 फ्लोरीन से कंबाइन होंगे तो 2 बचेंगे जो हमारा लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो आप याद रख सकते हो sp3d2 में अगर लोन पेयर आता है तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप में बनता है। ओके, अब आते हैं 34 क्वेश्चन में। ये लो, पूरा क्वेश्चन आ जा रहा है एक स्क्रीन में इससे। ठीक है, तो हमें दिया है 2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक तो है ये जो बेंजीन में नाइट्रेट और OH कनेक्टेड है, मतलब अल्कोहल। ये जो अल्कोहल है इसका स्ट्रक्चर ये है, N डबल बॉन्ड O, O-, राइट, एंड OH। दूसरा हमारा है ये बेंजीन, OH, और जो ऊपर लगता है वो NO डबल बॉन्ड O है, राइट। अब क्वेश्चन बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले डिफरेंस क्या है। तो इंटरमोलिक्यूलर जो होता है, इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो या दो से ज्यादा एट मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, इंटर का मतलब ये होता है, और इंट्रा का मतलब ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर। अब हमें पता है कि ये देखो 3 पोजीशन होते हैं, राइट, हमारे साइक्लिक उसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ, या तो ऑर्थो, या तो मेटा, या तो पैरा। जनरली क्या होता है, ऑर्थो केस में सबसे ज्यादा इंट्रा दिखता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा क्यों। और पैरा केस में सबसे ज्यादा इंटर दिखता है। ठीक है, अब रीजन समझते हैं। अगर हम देखें हमारा जो ऊपर है ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो O- है और हमारा जो H है, ये H जो है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। तो ये 6 रिंग्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, और हम 6 रिंग स्ट्रक्चर स्टेबल भी होता है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात यह है कि ये H ये O के साथ बॉन्ड ज्यादा इजीली बना सकता है कंपेयर टू किसी और एलिमेंट के O के साथ। और दूसरी तरफ ये वाला देखो दूर है बहुत, पैरा के केस में ये बहुत दूर आ जाता है, राइट। और क्योंकि ये बहुत दूर आ गया है, मतलब दूर मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ये इसके और इसके बीच में, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए ये कम हो जाता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ। तो अगर हम देखें कंपाउंड 1 जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर दिखाएगा, और जो ये कंपाउंड 2 है ये इंटरमोलिक्यूलर दिखाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब जितना बड़ा चेन उतना ज्यादा आप ये मान के चलो अभी के लिए कि उस जितना बड़ा उतना ज्यादा बड़ा उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। अब इंट्रामोलिक्यूलर केस में चेन उतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप से वो लिंक बना रहा है, राइट। हमने देखा था ये अपने आप से लिंक बना रहा है इधर,
तो क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप से ही लिंक बना रहा है तो इसका चेन इतना ही कंपाउंड होगा जितना यहाँ दिख रहा है 1 में। लेकिन अगर हम क्वेश्चन कंपाउंड नंबर 2 को देखें तो कंपाउंड नंबर दूसरे कंपाउंड से बनाएगा, तो फिर वो ज्यादा बड़ा चेन बनेगा उसका। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा चेन बनेगा उसका, एक ऐसा हो सकता है इसके एन डबल बॉन्ड एन ओ माइनस से कहीं यहाँ लिंक हो, ये हो, ऐसे चीजें होती हैं। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस कंपाउंड 2 के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिकली हम ज्यादा बड़ा चेन बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स। अब देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्वेबल होगा। सिंपल सी बात है ना। अब सेम रीजन में इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर वाली बातें आ जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर क्योंकि वो सेम रीजन जैसे हमने पिछले में देखा था, खुद के टाइप के एटम्स के साथ ज्यादा बॉन्ड बनाती है। अगर मैं ये खुद के एटम से बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से कनेक्ट, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, राइट। तो क्योंकि ये खुद के एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है ज्यादा, तो ये वाटर के साथ क्यों नहीं बना सकता है, जब वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंसिस्ट करता है, राइट। तो वो वाटर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए क्योंकि वो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है तो वो ज्यादा सोल्यूबल हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम 35th क्वेश्चन पे। ऑलराइट, 35th क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि why does type of overlap given in the following figure does not result in bond formation। ठीक है, अब ये एक चीज आपको ये रखो कि पहली चीज, अगर वो सेम ऑर्बिटल्स में है, ठीक है, जैसे हमारा पहला फिगर है, ओके, तो यहां पर ये देखो, मैं जूम इन कर देता हूं इसमें थोड़ा, प्लस प्लस का ओवरलैप है, राइट। और जो प्लस प्लस का ओवरलैप है उतना ही प्लस माइनस का भी ओवरलैप है। अब क्योंकि इक्वल लेवल ऑफ ओवरलैपिंग है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को। प्लस माइनस माइनस देता, प्लस 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 देगा, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वैसा लॉजिक है यहाँ पर भी। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो ये देख सकते हो, एक पी एक्स में, एक पी वाई प्लेन में, ठीक है। और मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ओवरलैपिंग तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ओवरलैपिंग बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। और इस वाले में हमने देखा था कि देखो दोनों तो प्लेन में है, लेकिन जितना प्लस प्लस में जा रहा है उतना प्लस माइनस में भी जा रहा है। और क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वो सेम रिजल्ट होगा, नेट रिजल्टेंट 0 आता है। ओके, अब हम आ जाते हैं PCl5 पे। ठीक है, इससे पहले मैं हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन टेबल बनाया था हमने, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो हमने पिछले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन टेबल नंबर 4 तक देख लिया था, राइट, स्टेरिक नंबर 4। मैं वापस एक पूरा समरी टेबल यहां बना देता हूं। पहली चीज, स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के रिलेशन में, तो यहां पर हम बना देते हैं स्टेरिक नंबर, और यहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन दिखा देता हूं। स्टेरिक नंबर 2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है हमारा sp। स्टेरिक नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2। 4 का है sp3। 5 से हमारा sp3d स्टार्ट होता है। 6 से हमारा होता है sp3d2। ठीक है, 6 तक ठीक है, 6 तक ही पढ़ा है हमने ज्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा ये टेबल, आप एक टेबल याद रख लो कि स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, दूसरा टेबल जो हम देखते हैं, मैंने पिछले क्लास में 4th स्टेरिक वो दिखा दिया था आपको। अब 5th और 6th का देख लेते हैं जल्दी से, फिर अगला वाला क्वेश्चन करेंगे।
अब स्टेरिक नंबर 5 के अंदर कितने केस होंगे? 4 केस होंगे, सिंपल सी बात है। 5 0 4 1, है ना, 3 2 और 2 3, है ना। अब इस केस में शेप हो जाता है ट्रिगोनल पिरामिड, बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। इस केस में हमारा हो जाता है सीसॉ। इस केस में हमारा हो जाता है टी शेप्ड। और इस केस में जो है तब हमारा हो जाता है लिनियर। ठीक है, ये पढ़ा था। सिक्स का अगर हम देखें तो अब सिक्स के में हमने 5 केसेस होंगे, लेकिन 5 में से हम जनरली 3 केसेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं वो 3 यहां पर लिख दूंगा, जो कि है 6 0 5 1 और 4 2। ये हमारा बाउंडेड एटम्स है, ये हमारा लोन पेयर है। ठीक है, सेकंड कॉलम। 6 0 के केस में तो ये सीधे ऑक्टाहेड्रल होगा। 5 1 के केस में क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। जैसे हमारा वो BRF5 वाला सीन हो गया, राइट। मैं अगर आपको ये दिखाऊं, पिछले ऊपर जाएं थोड़ा, तो हमारा कहाँ गया? BRF5 का अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर आ रहा है स्क्वायर पिरामिडल। सेम 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 सीन यहीं पर है, तो ये होगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल। और ये हो जाता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें हम एक्सटेंशन कर रहे हैं आज दो चीजों का, जो कि है स्टेरिक नंबर 5 और स्टेरिक नंबर 6। और स्टेरिक नंबर 6 में जो ज्यादा यूज होता है मैंने वो वाले आपको बता दिए हैं। अब ये ध्यान रखते हुए, जो अभी अभी आपको मैंने ये सब बताए हैं, अगर हम इसको ध्यान रखते हुए देखें तो 36 क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई PCl5 is trigonal bipyramidal whereas IF5 is square pyramidal। ठीक है, अब अगर हम देखें PCl5 क्या होगा? PCl5 बेसिकली sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आएगा। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, जिसका स्टीरिक नंबर होता है 5। क्योंकि उसमें लोन 5,0 शेप में आ रहा है, वो 5,0 शेप होता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल का। PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ये PCl Cl Cl, ऊपर एक Cl और नीचे एक Cl। फॉस्फोरस में 5 ही पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन, पेंटावेलेंट है फॉस्फोरस, तो कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो ये 5,0 के स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बता सकते हैं। IF5 का वेरस से सीन पूरा अलग हो जाता है। IF5 हमारा BRF5 के ही सिमिलर है। ठीक है, तो इसके दो रीजन, एक तो ये वाला आप बता सकते हैं शॉर्टकट वाला मेथड जो मैंने आपको बताया है, और दूसरा मेथड है जो हमने ये BRF5 के लिए यूज करा था, वही मेथड आप यहाँ पर भी लगवा सकते हो। ठीक है, तो ये रहा वो पूरा टेबल। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि इन वाटर, ठीक है, वाटर एंड डाइमीथाइल ईथर, डाइमीथाइल ईथर का स्ट्रक्चर दिया है हमें, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं। ऑक्सीजन एटम इज सेंटर एटम एंड हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन, येट दे गिव डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, अब बेसिक सवाल यह है कि भैया जो हमारा पी वाटर है और जो हमारा डाइमीथाइल ईथर है, इनके तो स्ट्रक्चर्स कंपेल पूरी तरह सेम होंगे, राइट। वाटर का स्ट्रक्चर हम सभी को पता है, वाटर का स्ट्रक्चर है H। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? HOH। और ऑक्सीजन के दो लोन पेयर इधर होते हैं, ये और ये और ये और ये। ठीक है, और हमारा जो ये है डाइमीथाइल ईथर है, इसका स्ट्रक्चर है क्या? CH3OCH3, राइट। अब इसके भी ये दिखा रहा है दो लोन पेयर है। यहां पर मैं इजी डायग्राम के लिए सेम शेप बनाया, इनका शेप सेम नहीं है, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि शेप सेम नहीं है, बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, रीजन क्या है?
तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि जो CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो उनके बीच में वो बड़े ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन के कंपेयर टू वो ज्यादा बड़े ग्रुप्स हैं। अब क्योंकि वो ज्यादा बड़े ग्रुप्स हैं, जब वो ऑक्सीजन के इन लोन पेयर्स के क्लोज आएंगे तो ये फील करेंगे रिपल्शन, ठीक है। और रिपल्शन मतलब डिस्टॉर्शन, मतलब अनस्टेबिलिटी। तो क्योंकि ये रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी है, तो ये ज्यादा दूर जाए, एंगल बढ़ाएगा और वो इस एंगल में जाएगा जिसमें उसे रिपल्शन फेस ना हो। अब देखो, वाटर का जो भी एंगल है वो उस हिसाब से बना है। इसका क्या होगा, इसमें बेसिकली CH3 ग्रुप्स में ज्यादा वो होगा, रिपल्शन होगा, तो वो ज्यादा वाटर से उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ताकि रिपल्शन फेस ना हो। ओके, तो रीजन ये है कि CH3 बड़ा ग्रुप है, वो रिपल्शन फेस करेगा, तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो अपना बॉन्ड एंगल बढ़ा देगा। और वाटर में ये रिपल्शन फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि CH3 के कंपेयर टू जो अपन का हाइड्रोजन एटम है वो ज्यादा छोटा है। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम ज्यादा छोटा है, उसमें रिपल्शन उस एक्सटेंट तक फील होती नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि तुम्हें बनाना है लुई स्ट्रक्चर और फिर तुम्हें फॉर्मल चार्ज बनाने हैं, ठीक है। अब लुई स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज में मैं इनमें से एक ही क्वेश्चन करूंगा, HNO3 करूंगा मैं, ठीक है। बाकी NO2 और H2SO4 आप खुद ट्राई करेंगे, लॉजिक सेम है, ठीक है। अब देखो, लुई स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका होता है। HNO3 में हमारा सबसे पहले हमें अपना सेंट्रल एटम ढूंढना है। अब जनरली सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो सबसे कम नंबर में पाया जाता है। तो HNO3 में H कम है, N कम है, दोनों वन है और ऑक्सीजन 3 है, राइट। अगर मैं देख यहां लिख देता हूँ HNO3, तो H भी 1 है, N भी 1 है। अब क्या करोगे, अगर सेम आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लो, वो तुम्हारा सेंट्रल एटम बन जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम बन जाएगा मतलब तुम्हारा नाइट्रोजन तुम्हारा सेंट्रल एटम बन जाएगा। अब क्या करो, O O O H, सेटिस्फाइड। एक एक करा हमने सेटिस्फाई, ठीक है। नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर बचे और ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये 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 बेसिकली जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, राइट। अब क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना सकते हैं और एक और यहां ये बन जाएगा, राइट। मेक सेंस, ओके। तो ये भी बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो, बस सबके ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, जी हाँ बिल्कुल सबके ऑक्टेट सेटिस्फाइड हैं। अब हम आ जाते हैं फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशंस के ऊपर। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशंस करें तो हमें एक तो फॉर्मूला मेथड पता है जो कि था नंबर ऑफ वेलेंस, सेंट्रल एटम में कितने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस जो हमारे सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स होते हैं, और 1 और हाफ इनटू जितने हमारे वो लोन पेयर वैल्यू जितने हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये तरीका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का, हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला लगा लेंगे। हम बोल रहे हैं इसको हम बोल देंगे O1, ठीक है। इस वाले को हम बोल देंगे 2, इस वाले को हम बोल देंगे 3, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस टाइम पे मैं किस ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं। O1 का फॉर्मल चार्ज अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा 0, ठीक है। O2 का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वो आएगा -1। फॉर्मल चार्ज मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कैसे करना है। और O3 का अगर हम फॉर्मूला ये चार्ज निकालेंगे तो इसका भी आएगा 0। नाइट्रोजन का +1 आएगा। मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए करा ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाना था। +1 आता है,
और हाइड्रोजन का 0 आ जाता है, ठीक है। तो 1 0, इसका मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो है 0, इसका फॉर्मल चार्ज है 0, इसका फॉर्मल चार्ज है -1, इसका फॉर्मल चार्ज है +1 नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज है 0। ठीक है, 3 4, ठीक है। सो हर जगह ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड है, ये कंप्लीटली करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब अब आप NO2 और H2SO4 का ट्राई करो। NO2 तो कंपैरेटिवली इजी है। H2SO4 में आप पहले ऑक्सीजन पे ध्यान देना, फिर हाइड्रोजन पे ध्यान देना, ठीक है। ये मैं टिप दे रहा हूं आपको एक, कि आप अपने ऑक्सीजन पे ध्यान देना पहले, फिर आप अपने हाइड्रोजन पे ध्यान देना। एक बार आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अपना आगे का सॉरी अपने आगे का फॉर्मल चार्जेस ढूंढना। फॉर्मल चार्जेस का मैंने वो दिया है आपको, फॉर्मूला हम मैंने पिछले क्लास में दे दिया है, तो आप वो यूज करना और अपना वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, मैं अभी आपको 39th क्वेश्चन अगर पढ़ाऊं, तो द एनर्जी ऑफ 2p सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स, molecular orbital same thing, is greater than pi 2px and pi 2py। अब रीजन क्या है इसके पीछे? राइट अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल, रीजन बाद में बताऊंगा। राइट अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। बेसिकली क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा है रीजन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको पता है जब हमारा एटॉमिक नंबर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो हमारे पाई 2px 2py पाई 2py से पहले हमारे सिग्मा 2pz आ जाता है। हमने ये हमारे MOT में देखा था, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में देखा था। अब ये बोल रहा है कि तुम ये देखो, तुम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स लिखो, और एक बार तुमने इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स लिख दिए, फिर तुम इसके स्टेबिलिटी और इसके मैग्नेटिक मोमेंट पे ध्यान दो। मतलब इसके स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट पे ध्यान दो। कमेंट करो, ध्यान दो से मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब वो पूछ रहा है डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, क्या ये डायामैग्नेटिक है या फिर ये पैरामैग्नेटिक है, ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप खुद कर सकते हैं कि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आप देख लेना। अगर फाइनल अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जैसे अगर आपको मान लो पाई स्टार 2p y 1 मिला, तो ये देखो यहाँ 1 है तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, एक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। 1 है मतलब वो अनपेयर्ड है, मतलब वो पैरामैग्नेटिक सिचुएशन बन जाता है। ओके, 40th क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन द बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो, अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो जाएं तो तुम्हारा या तो बॉन्डिंग एटम चाहिए कम होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या तो तुम्हारा बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। ओवरऑल काम ये होगा कि तुम्हारा जो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर वाला फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला देखा था हमने? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। हमने ये फॉर्मूला देखा था, राइट। ओवरऑल हमारा न्यूमरेटर कम हो जाता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ जाता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है। मैं ये लिख देता हूं यहां पर। तो हमने पढ़ा था बॉन्डिंग उसमें कि बॉन्ड ऑर्डर में कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। नाउ ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, न्यूमरेटर डिक्रीजेस, एंड ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूमरेटर इंक्रीजेस। अब बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कुछ है, 40 के फर्स्ट में हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं,
तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, राइट। और ये हमारे कहाँ से लूज होंगे, क्योंकि ये हमारे लूज होंगे सिग्मा 2p z ऑर्बिटल से। जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एमओटी यूज करेंगे, तो ये हमारा 2p सिग्मा 2p z से जाएगा। मतलब हमारा क्या कम होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगी। अब क्योंकि हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ, तो ये न्यूमरेटर का वैल्यू कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, ठीक है। आप एमओटी लगाओ और एमओटी से इसका प्रॉपर वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आप उस आइडिया पे बिल्डअप कर सको। ओके, अब मान लो O2 प्लस में क्या होगा, 16 पे कम होगा, लेकिन O2 प्लस में वो एंटी बॉन्डिंग से जाएगा। अब क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग से जाएगा, है ना, ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग, ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो न्यूमरेटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं अब 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के। हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं शायद 68 क्वेश्चंस थे चैप्टर में। हाँ, तो 68 क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करेंगे। अभी हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर अगले क्लास में हम 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं अभी भी आपको बोल रहा, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अच्छे से पढ़ के आना। अगले क्लासेस से मैं वो वाले क्वेश्चन स्किप करूंगा, क्योंकि 2 क्लासेस में आपको समझ में आ गया होगा कि एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन के सवाल करते कैसे हैं, ठीक है। ओके एवरीबॉडी।